अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 जो है एमडीकेट बायोलॉजी का बायो एनर्जेटिक्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा टॉपिक डी है वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो क्या है। याद रखें कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं इसको C3 पाथवे भी बोला जाता है। C3 पाथवे भी इसको कहते हैं, केल्विन साइकिल भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी जो है इसे कहा जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये अकर होता है, ठीक है। यानी इस रिएक्शन के लिए कोई लाइट की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। क्लियर। अब इसमें अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सबसे पहले डिस्कस करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो है स्ट्रोमा, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। इसके अलावा ये रिएक्शन जो है ये यूज़ करता है एनर्जी को यूज़ करता है किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में और NADPH की फॉर्म में। ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी जो बनी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान, ठीक है। और इसमें इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए उसको रिड्यूस करते हुए रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज, ठीक है। यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस जो है हमारे पास क्या होगी? इसका प्रोडक्ट मेन। क्लियर। तो इसी को हम सबसे पहले देखेंगे। अब जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं इसके, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप है रिडक्शन, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो है वो है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। क्लियर। ये इसके 3 स्टेप्स हैं जिनमें ये रिएक्शन जो है ये परफॉर्म होता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक जो एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो होती है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP और NADPH की फॉर्म में। और ये रिएक्शन जो है इसकी लोकेशन है स्ट्रोमा, केल्विन साइकिल इसको कहा जाता है, इसको C3 पाथवे भी जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा इस रिएक्शन की एक जर्नल इक्वेशन है जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है, वो ये है कि 3CO2 जर्नल इक्वेशन जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, साथ इसके हमारे पास मिलेंगे 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स और साथ में 9 ATP के मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स। और रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट CH2ON, ये हमारे पास बनेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और साथ में इसके पास हमारे पास आएगा 6 NADP प्लस और साथ में 9 ADP, ठीक है। और 9 हमारे पास आएंगे फॉस्फेट, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर मिलेगा, इसके 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड दीज आर द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे गौर तलब बात ये है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ही क्यों यूज़ किए। याद रखें कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड में से चाहिए होती है कार्बन, ठीक है। क्या चाहिए होती है हमें? कार्बन। और कार्बन के हमारे पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। तो आप जो है वो अगर कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें 3 कार्बन जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम फिर यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेते हैं ताकि हमारे पास 3 कार्बन जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाए, ताकि आगे जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसकी जो सिंथेसिस है वो आसान हो जाए, वो इजीली सिंथेसाइज हो सके। तो अब इसके फॉलोइंग जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए पीछे, जैसे कि एक हमने डिस्कस किया कार्बन फिक्सेशन का, रिडक्शन और फिर रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, उसको जो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे।
तो याद रहे कि सबसे पहले हम जो है रिएक्शन में इनपुट देंगे और वो इनपुट होगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट को हम शो करते हैं RUBP से, ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो ये होता है 5 कार्बन पे मुश्तमिल, इस तरह से, ठीक है, 5 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। साथ अटैच है फॉस्फेट, इस साइड पे भी फॉस्फेट, इसके आते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसे हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो ये कार्बन जो है इसके साथ आकर मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं रूबिस्को, ठीक है जी, रूबिस्को। इस रूबिस्को के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये रूबिस्को जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो याद रखें कि जो रूबिस्को है, रूबिस्को ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन भी है, ठीक है, फाउंड इन ऑलमोस्ट मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अर्थ, ठीक है, एज वेल एज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन स्ट्रोमा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो पूछे जा सकते हैं कि जो रूबिस्को है ये अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ में और अबंडेंट प्रोटीन है किसमें, स्ट्रोमा में, और ये एज वेल एज एंजाइम के तौर पर भी यहाँ पर एक्ट करता है। तो जब ये रूबिस्को जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा और साथ में राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है इसके साथ आकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो इसके रिज़ल्ट में एक हमारे पास इंटरमीडिएट आएगा, ठीक है जी। और वो इंटरमीडिएट जो है वो होगा 6 कार्बन्स पे मुश्तमिल, क्लियर, 6 कार्बन्स पे मुश्तमिल ये इंटरमीडिएट एक हमारे पास आएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसे हम नाम देते हैं 3 कार्बोक्सी 2 कीटो 1,5 बिसफॉस्फो राइबोटोल इसको बोलते हैं, ठीक है जी, राइबोटोल। तो ये हमारे पास जो है एक इंटरमीडिएट आता है और ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट यहाँ से हमें ऑब्टेन्ड होता है। अब ये फर्दर जो है ये ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है जी, जो कि होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है जी, लाइक इस तरह से, क्लियर, ये इसमें इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। और इसके साथ हम जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इसके साथ जो है वो क्योंकि ये बनता है हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है जी। तो इसके जो है यहाँ पर हम साथ 6 शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 फॉर्म में प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 3 मॉलिक्यूल्स थे 5 कार्बन कंपाउंड के राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, यहाँ पर साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिले, तो ये बन गया हमारे पास क्या 6 कार्बन कंपाउंड जो कि हाईली अनस्टेबल था और वो फर्दर ब्रोक हो गया किसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्लियर। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्टेप था यहाँ से हमारे पास यहाँ तक का, ठीक है, ये स्टेप जो था ये हमारे पास क्या था, कार्बन फिक्सेशन का, जिसमें कार्बन जो है वो फिक्स हुई, लाइक ये स्टेप, ठीक है, यानी जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसके साथ फिक्स होकर आगे ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट आएगी, ये हमारे पास जो है ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, दिस वन इज़ आवर इंटरमीडिएट जो है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है और वो फ़ौरन ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये क्या है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन का, क्लियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन फिक्सेशन, ठीक है जी, ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली कार्बन फिक्सेशन। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा कि 6 ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड होंगे और अब ये जो 6 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर ऐड होंगे
तो ये जो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इसके अंदर फॉस्फेट ऐड होंगे, ठीक है। और वो फॉस्फेट कहाँ से ऐड होंगे, ये जो 6 ATP के मॉलिक्यूल जहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो जब फॉस्फेट इसको मिल जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट को, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या बच जाएंगे 6 ADP। तो हमारे पास यहाँ पर फिर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है जी। और ये भी जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, सिक्स इसके साथ शो किया जाता है। और इसके कितने मॉलिक्यूल हमारे पास आएंगे, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और इससे ये बन जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ये एज ए प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो आएगा। अब होता क्या है कि फर्दर यहाँ से रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब इसको चाहिए होते हैं फर्दर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें जो NADPH प्रोड्यूस हुआ था वो अब यहाँ पर आकर यूज़ होगा, NADPH, ठीक है। याद रहे कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, जैसे आपकी बुक है इसमें 6 NADPH जो है इसके मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं यहाँ पर। और हमारे पास अब ये जो 6 NADPH है ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को, और कन्वर्ट हो जाएगा 6 NADP प्लस में, ठीक है। और साथ हमारे पास जो है वो 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर ऑब्टेन्ड होंगे, क्लियर, ओके। तो अब जब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है इसको 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो मिल जाएंगे, तो अब ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ठीक है जी। ये भी जो है ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्लियर। ये अब बन जाएगा जहाँ पे हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, क्लियर। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, याद रखें कि इसके हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास यूज़ हो जाता है ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। रिमेनिंग हमारे पास जो है वो कितने बच जाते हैं, 5 मॉलिक्यूल जिसके जो है वो बच जाते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, ठीक है जी, जिसे हम इस तरह से भी शो करते हैं G3P, क्लियर। ये हमारे पास जो है ये रिमेनिंग बच जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए हमें सिर्फ एक जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो चाहिए, बाकी के जो 5 हैं वो फर्दर आगे रिएक्शन में जो है वो वापस चले जाएंगे। अब ये जो 5 हमारे पास बच गए 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोलते हैं, ये रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज होने के बाद जो है ये एक आगे फर्दर जो है वो इंटरमीडिएट बनाएंगे, और उस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं राइबोलोज फॉस्फेट। और ये भी जो है ये है 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, राइबोलोज फॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है जी। ये है राइबोलोज फॉस्फेट, राइबोलोज RUP, इसको RUP के सिंबल से भी शो करते हैं क्योंकि ये है राइबोलोज फॉस्फेट। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में फिर फर्दर आगे जो ATP है वो यूज़ होते हैं, और 3 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फॉस्फेट प्रोवाइड होते हैं इसको, ठीक है, और ADP जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं 3 ADP, क्लियर। तो जब इसको फॉस्फेट प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, फर्दर इस रिएक्शन में आगे, तो ये जो राइबोलोज फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, राइबोलोज बिसफॉस्फेट में, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फेज था हमारा वो क्या था, कार्बन फिक्सेशन।
आगे हमने डिस्कस की रिडक्शन। ये हमारा जो फेज़ था कि यहाँ से जो ये वापस राइबोलोज बिस फॉस्फेट बन गया, ये क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। इसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो राइबोलोज बिस फॉस्फेट है ये यहाँ से जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट आ रही है उसको एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट करता है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है बाय द एडिशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो से फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं, तो फॉस्फेट के एडिशन की वजह से वो कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कहाँ से 6 NADPH से वो आगे फर्दर कन्वर्ट होता है ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसमें से एक जो है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए यूज़ हो जाता है। बाकी रिमेनिंग 5 जो हैं वो फर्दर आगे रीअरेंज होकर एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं राइबोलोज फॉस्फेट। ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये फर्दर आगे जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, राइबोलोज बिस फॉस्फेट में, और ये स्टेबल है और इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो दिस इज़ आवर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। तो इसके नतीजे में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है किसके ज़रिए, ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ज़रिए। तो ये सारे जो स्टेप्स थे हमने डिस्कस कर लिए। तो ये हमारा जो है यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उसके उनको क्लियर कर लिया और हमें यहाँ से पता चल गया कि ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए हमें शुगर मॉलिक्यूल जो है एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए हमें सिर्फ 1 जो G3P है वो रिक्वायर्ड है, ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। रिमेनिंग जो 5 बन रहे हैं वो यूज़ नहीं होंगे, वो फर्दर आगे जो है वो अरेंज होकर आगे इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोलोज बिस फॉस्फेट में। तो ये हमारा जो साइकिल था केल्विन साइकिल ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इंटरमीडिएट्स जो हैं वो 2 डिस्कस किए। ठीक है, इसको भी आपने जो है वो याद रखना है। तो यही कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।